मानव जीवन शैली का जरूरी हिस्सा बन चुका प्लास्टिक जल थल और नभ के लिए जबरदस्त पर्यावरणीय संकट बनकर सामने आ रहा है। हिमालय से लेकर धरती का हर एक जल स्रोत इसके प्रभाव से प्रदूषित हो चुका है। यहाँ तक वैज्ञानिकों ने भी ये दावा किया है कि अंतरिक्ष में कबाड़ के रूप में 17 करोड़ टुकड़े इधर उधर भटक रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में प्लास्टिक के कलपुर्जों की बात की गई है। ये टुकड़े सक्रिय उपग्रहों से टकराकर उन्हें नष्ट भी कर सकते हैं और भारत के समुद्री क्षेत्रों में तो प्लास्टिक का इतना अधिक मलबा एकत्रित हो गया है कि समुद्री जीव जंतुओं को जीवन यापन करना संकट के लिए उनके लिए साबित हो रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक 2050 आते आते समुद्रों में मछलियों की तुलना में प्लास्टिक की मात्रा ज्यादा होगी। लेकिन बता दें कि प्लास्टिक इतना लाभदायी भी है कि इसके अपशिष्ट का समुचित प्रबंधन हो जाए तो इसके सड़कें और ईंधन तक बनाया जा सकता है। इसके बावजूद भी अगर प्लास्टिक के अवशेष बचते हैं तो इन्हें जीवाणुओं से भी नष्ट किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या होता है प्लास्टिक प्रदूषण और ये किस तरह से पूरे विश्व को नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिका के वैज्ञानिकों के मुताबिक अंतरिक्ष में कचरा खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और एक अनुमान के मुताबिक हर साल 31.1 करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता है। यही वजह है कि समूचा ब्रह्मांड प्लास्टिक कचरे की चपेट में है और बेकार हुए बूस्टर और पुराने उपग्रह पृथ्वी के कक्ष में पृथ्वी के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। इनसे अंतरिक्ष यान और उपयोगी उपग्रह नष्ट हो सकते हैं और इससे पहले कि कोई भीषण दुर्घटना हो जाए अंतरिक्ष एजेंसियों को इन्हें हटाने का काम करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कैसे अंतरिक्ष में फैलता हुआ कचरा पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अंतरिक्ष में बढ़ता प्लास्टिक का कचरा। मानव विकास और उन्नत विज्ञान की चाहत में हर देश अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने में लगा है। भारत ने तो एक साथ अंतरिक्ष में 104 उपग्रह स्थापित कर विश्व में अपना कीर्तिमान बना लिया है और यही लालसा और होड़ मानव को भारी पड़ रही है। पुराने अंतरिक्ष यान और उपग्रह कबाड़ की तरह आकाश में भटक रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक अंतरिक्ष का यह कबाड़ बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। एक अनुमान के अनुसार अंतरिक्ष में कबाड़ के रूप में 17 करोड़ से ज्यादा टुकड़े तैर रहे हैं, जो किसी भी समय सक्रिय उपग्रहों से टकराकर उन्हें नष्ट कर सकते हैं और इन टुकड़ों से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों के नष्ट होने का भी खतरा है। ऐसा होने पर यह विश्व अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। दरअसल अंतरिक्ष यानों में फ्लोरोप्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। इसकी यह विशेषता होती है कि यह 275 डिग्री सेंटीग्रेड उच्च तापमान पर भी पिघलता नहीं है, इसलिए इनका अस्तित्व रॉकेट के नष्ट हो चुकने के बाद भी बना रहता है। पुराने रॉकेटों और बेकार हो चुके उपग्रहों का मलबा बहुत तेज गति से पृथ्वी की कक्षा में घूमता है। इसमें वातावरण की ऊपरी सतह को बेकार करने की क्षमता होती है। वर्तमान समय में अंतरिक्ष की कक्षा में 3000 से अधिक उपग्रह सक्रिय हैं, जो कि मानव समाज के लिए आवश्यक है, क्योंकि इनके माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखने से लेकर रक्षा प्रयोजनों की निगरानी भी की जाती है। कक्षा में सक्रिय इन उपग्रहों की कीमत लगभग 33 लाख करोड़ रुपए है। ऑस्ट्रेलियाई स्पेस एनवायरनमेंट रिसर्च सेंटर ने कहा है कि यहाँ इतना मलबा जमा है कि वह
आपस में ही टकरा रहा है। साथ ही इकट्ठा होकर कबाड़ की संख्या भी बढ़ा रहा है और अब यह आशंका बढ़ रही है कि ये कचरा आपस में टकराकर अंतरिक्ष की कक्षा में परिक्रमा कर रहे उपग्रहों को भी कहीं नष्ट ना कर दे। बता दें कि अंतरिक्ष कबाड़ के रूप में 17 करोड़ टुकड़ों में से अब तक महज 22,000 टुकड़ों की ही पहचान हो पाई है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका प्लास्टिक आने अनजाने में समुद्र और समुद्री जीवों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन माइक्रोप्लास्टिक की समस्या तो उससे भी कहीं ज्यादा भयानक समस्या बनती जा रही है। माइक्रोप्लास्टिक से विश्व भर के महासमुद्रों में पैदा हो रहा प्रदूषण आने वाले समय में भी बहुत विकट समस्या साबित होगा और ये समस्या इतनी विकट विकराल होगी कि जो सदियों तक मानव जीवन को प्रभावित करती रहेगी। तो चलिए जानते हैं समुद्र में बढ़ता प्लास्टिक प्रदूषण किस तरह से नुकसानदायक हो सकता है और इससे मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समुद्र में बढ़ता प्लास्टिक कचरा। जब भी हम प्लास्टिक के खतरनाक पहलुओं के बारे में सोचते हैं तो एक बार अपनी उन गायों की ओर जरूर देखते हैं जो कचरे में मुंह मार कर पेट भरती दिखाई देती हैं। पेट में पॉलीथीन जमा हो जाने के कारण मरने वाले पशुधन की मौत की खबरें भी आए दिन आती रहती हैं। ये समस्या भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। ये बात अलग है कि यह हमारे यहाँ ज्यादा और खुलेआम दिखाई देती है। एक तो इसलिए कि स्वच्छता अभियान कई रूपों में चलाए जाने के बावजूद भी प्लास्टिक की थैलियों में भरा कचरा शहर, कस्बा और गांव की बस्तियों के नुक्कड़ों पर जमा मिल जाता है और वहीं पीने के पानी की बोतलें, रैपर, प्लास्टिक थैले, नेट और औद्योगिक कचरा ही नहीं बल्कि इन प्लास्टिक अवयवों के छोटे घटक यानी कि माइक्रो प्लास्टिक भी नए नए किंतु अनदेखे खतरों का कारण बनते रहते हैं, क्योंकि इनका बचा कुचा कचरा नालियों से होता हुआ नदी नालों, तालाबों से बहकर समुद्र में पहुंच जाता है। इसलिए आर्कटिक सागर के बारे में आए एक अध्ययन से पता चला है कि 2050 तक इस सागर में मछलियों की तुलना में प्लास्टिक के टुकड़े कहीं ज्यादा संख्या में तैरते दिखाई देंगे। इस अध्ययन में ये बताया गया है कि आर्कटिक समुद्र के बढ़ते जल में इस समय 100 से 1200 टन के बीच प्लास्टिक हो सकता है। वैसे दावा ये किया गया कि समुद्र की तलहटी में 5 खरब प्लास्टिक के टुकड़े जमा हैं। यही वजह है कि समुद्री जल ही नहीं मछलियों के पेट में भी ये टुकड़े पाए जाने लगे हैं। सबसे ज्यादा प्लास्टिक ग्रीनलैंड के पास स्थित समुद्र में मौजूद है। इन सब के बावजूद आर्कटिक सागर की गिनती फिलहाल सबसे ज्यादा प्रदूषित समुद्रों में नहीं होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस समुद्र में विशाल बर्फीले हिमखंडों की परत बिछी हुई है। इस कारण प्लास्टिक कचरा इन हिमखंडों के नीचे लंबे समय तक दबा रहकर तलहटी में समा जाता है। हालांकि बढ़ते वैश्विक तापमान का असर इन हिमखंडों पर लगातार पड़ रहा है। इस कारण ये हिमखंड पिघलकर संकुचित भी हो जा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने यह अनुमान भी लगाए हैं कि यदि ये हिमखंड पिघले तो कई आइलैंड और देश पूरी तरह डूब जाएंगे। तो वहीं प्लास्टिक की समुद्र में भयावह उपलब्धि की चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्येक वर्ष
दुनिया भर के सागरों में 14 लाख टन प्लास्टिक विलय हो रहा है। सिर्फ इंग्लैंड के ही समुद्रों में 50 लाख करोड़ प्लास्टिक के टुकड़े मिले हैं। प्लास्टिक के ये बारीक कण कपास, सलाई जैसे पर्सनल केयर उत्पादों की देन है। ये समुद्री सतह को वजनी बनाकर इसका तापमान बढ़ा रहे हैं। समुद्र में मौजूद इस प्रदूषण के प्रावधान की दिशा में पहल करते हुए इंग्लैंड की संसद ने पूरे देश में पर्सनल केयर प्रोडक्ट के प्रयोग पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें खास तौर से उस कपास सलाई का जिक्र है जो कान की सफाई में इस्तेमाल होती है। प्लास्टिक की सलाई में दोनों ओर रुई की फोहे लगे होते हैं। इस्तेमाल के बाद फेंक दी जाती हैं या सलाई सीवेज के जरिए समुद्र में पहुंच जाती हैं। बता दें कि ताजा अध्ययनों से जो जानकारी सामने आई है उसमें दावा किया गया है कि दुनिया के समुद्रों में कुल कचरे का 50% इन्हीं कपास सलाइयों का है। इंग्लैंड के अलावा न्यूजीलैंड और इटली में भी कपास सलाई को प्रतिबंधित करने की तैयारी शुरू कर दी है। दुनिया के 38 देशों के 93 स्वयंसेवी संगठन समुद्र और अन्य जल स्रोतों में घुल रही प्लास्टिक से छुटकारे के लिए प्रयत्नशील हैं। इनके द्वारा लगाई गई जागरूकता के कारण ही दुनिया के 119 कंपनियों ने 448 प्रकार के पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में प्लास्टिक का प्रयोग पूरी तरह बंद कर दिया है। भारतीय राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यानी NIO के एक अध्ययन के अनुसार मानसून के दौरान समुद्री तटों से बहकर समुद्र में समा जाने वाला प्लास्टिक कबाड़ समुद्री जीवों के लिए खतरा बना रहता है। गोवा स्थित NIO के वैज्ञानिकों और शोधार्थियों की ओर से एक शोध पत्र जारी किया गया था। इसके अनुसार जहाज रानी मार्गों से गुजरने के दौरान जहाजों से गिरने वाला प्लास्टिक और भूल से समुद्र में गिर जाने वाला सामान तटीय पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। मानसून के दौरान बरसात के पानी के साथ बहकर चला आने वाला प्लास्टिक कचरा समुद्री जीवों के लिए बड़ा हानिकारक है। इस प्लास्टिक की वजह से दुनिया में 1200 से ज्यादा समुद्री जीवों की प्रजातियां खतरे में हैं। भारत के मुंबई, अंडमान निकोबार और केरल के समुद्री तट सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। प्रदूषण से जुड़े अध्ययन या तो आगाह कर रहे हैं कि प्लास्टिक कबाड़ समुद्र द्वारा पैदा किया हुआ नहीं है या हमने पैदा किया है, जो कि विभिन्न जल धाराओं में बहता हुआ समुद्र में पहुंचा है। इसलिए अगर समुद्र में प्लास्टिक कम करना है तो हमें धरती पर इसका इस्तेमाल कम करना होगा। हम बता दें कि समुद्र का प्रदूषण दरअसल हमारी धरती के ही प्रदूषण का विस्तार है, किंतु यह हमारे जीवन के लिए धरती के प्रदूषण से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आर्कटिक सागर के बाबत जो अध्ययन हुआ है, वैसे ही अध्ययन हिंद प्रशांत और अरब सागर के साथ बंगाल की खाड़ी का भी होना चाहिए। इससे समुद्र में बढ़ते प्रदूषण की और वास्तविकता सामने आएगी।
प्लास्टिक के कारण देश ही नहीं दुनिया में विभिन्न तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसका सीधे खतरे दो तरह से देखे जा सकते हैं। एक तो प्लास्टिक में ऐसे बहुत से रसायन होते हैं जो कैंसर का कारण माने जाते हैं। इसके अलावा शरीर में ऐसी चीज जा रही है जिसे हजम करने के लिए हमारा शरीर बना ही नहीं है। ये भी कई तरह से सेहत की जटिलताएं पैदा कर रहा है। इसलिए आम लोगों को ही इससे मुक्ति का अभियान छेड़ना होगा, जागृति लानी होगी। तो चलिए जानते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। प्लास्टिक कबाड़ से छुटकारे के उपाय। प्लास्टिक के कचरे की समस्या से निजात पाने के लिए प्लास्टिक थैलियों के विकल्प के रूप में जूट से बने थैलों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाना चाहिए। साथ ही प्लास्टिक कचरे का समुचित इस्तेमाल किया जाना चाहिए। देश में सड़क बनाने और दीवारें बनाने में इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। प्लास्टिक को इसी तरह अन्य जगह इस्तेमाल करके इसके कचरे की समस्या से निजात पाई जा सकती है। बहरहाल प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए बेहद जरूरी है कि इसके प्रति जनमानस को जागरूक किया जाए, क्योंकि इस मुहिम में जनमानस की भागीदारी बहुत जरूरी है। इसके लिए जन आंदोलन चलाया जाना चाहिए। एक वैज्ञानिक अध्ययन में कहा गया है कि समुद्र के जीव प्लास्टिक की बोतलें और थैलियां गलती से निगल लेते हैं, जिससे कि इन जीवों की आहार नली अवरुद्ध हो जाती है। इसी तरह बड़े प्लास्टिक पदार्थों के छोटे घटक भी परेशानी का सबब बनते हैं, क्योंकि ये छोटे घटक परिवर्तित होकर अंततः मनुष्यों के भोजन का हिस्सा बन जाते हैं। कहा गया है कि इस समस्या का समाधान अकेले सरकार नहीं निकाल सकती है। यदि समुद्र में प्लास्टिक के कचरे की समस्या धीरे धीरे भी दूर करना है, तो इसके लिए सरकार के साथ साथ लोगों की भी भागीदारी जरूर होती है। प्लास्टिक के कचरे के समाधान के लिए समुद्री प्रदूषण के खिलाफ कानून लागू किया जाना चाहिए। मौजूदा प्लास्टिक उत्पादों के विकल्प खोजे जाने चाहिए और समुद्र में मौजूद कचरे की साफ सफाई भी करवाई जानी चाहिए। समुद्री प्रदूषण से जहां समुद्री जीवों का प्रभावित होना तय है, वहीं प्रदूषण प्रभावित समुद्री जीवों के भक्षण से मानव जीवन भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। लिहाजा छोटे घटकों अर्थात माइक्रोप्लास्टिक्स के खतरों से निपटना बेहद जरूरी हो जाता है। विश्व आर्थिक संगठन के अनुसार दुनिया भर में हर साल 311 टन प्लास्टिक बनाया जा रहा है। इसमें से केवल 14% प्लास्टिक को रिसाइकिल करना संभव हुआ है। भारत के केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय महानगरों में प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण कर बिजली और ईंधन बनाने में लगा है। साथ ही प्लास्टिक के चूर्ण से शहरों और ग्रामों में सड़कें बनाने में सफलता मिल रही है। आधुनिक युग में मानव की तरक्की में प्लास्टिक ने अमूल्य योगदान दिया है। इसलिए कबाड़ के रूप में जो प्लास्टिक अपशिष्ट बचता है, उसको रिसाइकिल करना जरूरी है। प्लास्टिक के यौगिकों की यह खासियत है कि ये करीब 400 साल तक नष्ट नहीं होते हैं। इनमें भी प्लास्टिक की ऐसी किस्म है जो इससे भी ज्यादा लंबे समय तक जैविक प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद नष्ट नहीं होती है। इसलिए प्लास्टिक को रिसाइकिल कर इससे नए उत्पाद बनाने और उसके बाद भी
बचे रह जाने वाले अवशेषों को जीवाणुओं के जरिए नष्ट करने की जरूरत है। यदि भारत में कचरा प्रबंधन सुनियोजित और कचरे की रिसाइकलिंग उद्योगों की श्रृंखला शुरू कर दी जाए तो इस समस्या का निदान तो संभव होगा ही, साथ ही रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत में जो प्लास्टिक कचरा पैदा होता है उसमें से 40% का आज भी रिसाइकिल नहीं हो पा रहा है। यही नालियों, सीवरों और नदी नालों से होता हुआ समुद्र में पहुंच जाता है। प्लास्टिक की विलक्षणता यह भी है कि इसे तकनीक के मार्फत 5 बार से भी अधिक बार रिसाइकिल किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान इससे वैक्टोऑल भी सह उत्पाद के रूप में निकलता है। इसे डीजल वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत अनेक देश इस कचरे से ईंधन प्राप्त कर रहे हैं। एक वैज्ञानिक अध्ययन में कहा गया है कि समुद्री जीव प्लास्टिक की बोतलें और थैलियां गलती से निगल लेते हैं, जिससे कि इन जीवों की आहार नली अवरुद्ध हो जाती है। इसी तरह बड़े प्लास्टिक पदार्थों के छोटे घटक भी परेशानी का सबब बनते हैं, क्योंकि ये छोटे घटक परिवर्तित होकर अंततः मनुष्यों के भोजन का हिस्सा बन जाते हैं। कहा गया कि इस समस्या का समाधान अकेले सरकार नहीं निकाल सकती है। इसके लिए सरकार के साथ साथ लोगों को भी भागीदारी जरूरी हो जाती है। प्लास्टिक कचरे के समाधान हेतु समुद्री प्रदूषण के खिलाफ कानून लागू किया जाना चाहिए। मौजूदा प्लास्टिक उत्पादों के विकल्प खोजे जाने चाहिए और समुद्र में मौजूद कचरे भी गंभीरता से साफ सफाई भी करवानी चाहिए। समुद्री प्रदूषण से जहां समुद्री जीवों का प्रभावित होना तय है, वहीं प्रदूषण प्रभावित समुद्री जीवों के भक्षण से मानव जीवन भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। लिहाजा छोटे घटकों अर्थात माइक्रो प्लास्टिक के खतरों से निपटना बेहद जरूरी होता जा रहा है। एक ऑस्ट्रेलियाई पायलट रासेल ने तो 16,898 किलोमीटर का सफर इसी ईंधन को विमान में डालकर सफर करके विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। इस यात्रा के लिए 5 टन बेकार प्लास्टिक को विशेष तकनीक द्वारा गलाकर 1000 गैलन में तब्दील किया गया है। फिर एकल इंजन वाले 172 विमान द्वारा सिडनी से आरंभ हुआ सफर एशिया, मध्य एशिया और यूरोप को नापते हुए 6 दिन में लंदन पहुंचकर समाप्त हुआ। प्रतिदिन लगभग 2500 किलोमीटर का सफर 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया गया। भारत में भी प्लास्टिक से ईंधन बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है, किंतु अभी प्रारंभिक अवस्था में है। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी विभाग ने प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल निर्माण में सफलता प्राप्त की है। प्रयोगशाला में किए प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष की माने तो 10 किलोग्राम उपयोग में लाई जा चुकी पॉलीथीन से 1 से 1.5 लीटर पेट्रोल बनाया जा सकता है। यह आज के पेट्रोल मूल्य से करीब 4 गुना सस्ता होगा।
प्लास्टिक से सड़क का निर्माण। मदुरै के अभियांत्रिकी महाविद्यालय में प्लास्टिक अपशिष्ट से सड़क निर्माण के लिए चूर्ण का आविष्कार किया गया है। राष्ट्रीय ग्राम सड़क विकास अभिकरण ने इसी चूर्ण से सड़कें बनाने का निर्णय लिया है। अब तक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में 16,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बन चुकी हैं। भारतीय ग्रामों में कुल 24.5 लाख किलोमीटर सड़कें हैं। यदि प्लास्टिक के अपशिष्ट से ये सड़कें बने तो 24.5 लाख टन डामर बचेगा। इससे 12,250 करोड़ रुपए की बचत होगी। हर साल ग्रामीण सड़कों पर 22,500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लेकिन 20,000 करोड़ की सड़कें ध्वस्त हो जाती हैं। प्लास्टिक से बनी सड़कों से यह नुकसान भी कम हो जाएगा। भारत में प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के प्रक्रिया शुरू होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि 2022 तक में प्लास्टिक का बाजार प्रसंस्करण सामग्री के रूप में 18 लाख मीट्रिक टन पहुंच जाएगा। जीवाणु दिलाएगा प्लास्टिक के अपशिष्ट से मुक्ति। हम सब यह भली भांति जानते हैं कि अंततः हम किसी नई वस्तु का निर्माण प्रकृति में उपलब्ध तत्वों का कयांतरण करके ही करते हैं। इसलिए इन तत्वों से निर्मित वस्तु के बाद जो भी अपशिष्ट बचते हैं, प्रकृति भी उसे प्राकृतिक रूप से नष्ट करने की व्यवस्था करती है, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे। कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने ऐसे फंगस पाए थे जो प्लास्टिक को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। अब जापानी वैज्ञानिकों ने ऐसे जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया खोजे हैं जो प्लास्टिक अपशिष्ट को और तीव्रता से नष्ट करते हैं। ये जीवाणु पतली फिल्म वाली प्लास्टिक को 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 6 सप्ताह में खत्म कर देते हैं। इनके शरीर से निकलने वाले एंजाइम इसे टेरोपोथिलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल में बदल देते हैं। इस रूप में ये पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं रह जाते हैं। जीवाणु इन्हें पचाने में भी सक्षम होते हैं। बहरहाल प्लास्टिक अपशिष्ट का सुनियोजित व वैज्ञानिक ढंग से व्यापक स्तर पर निष्पादन शुरू हो जाता है तो इससे होने वाले प्रदूषण से तो निजात मिलेगी ही, साथ ही नए रोजगार का सृजन भी होगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो आज हमने आपको बताया प्लास्टिक प्रदूषण किस तरह से हमारी धरोहर को नष्ट कर रहा है, और अगर प्लास्टिक अपनिष्ट का सुनियोजित व वैज्ञानिक ढंग से व्यापक स्तर पर निष्पादन शुरू हो जाता है तो इससे होने वाले प्रदूषण से तो निजात मिलेगी ही, साथ ही नए रोजगार का सृजन भी होगा। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए प्राइम टीवी पर।